हिम्पैथी क्लासेस 247 स्वागत है आप सभी बच्चों का। आज की कक्षा 10 की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बच्चों हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 1A के सवाल। हम पिछली वीडियो में वास्तविक संख्याओं के यानी रियल नंबर्स की चर्चा कर चुके हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो या दो से अधिक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करना भी हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर के पिछली वीडियो देख लीजिएगा। और यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। तो आइए देरी न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1A के प्रश्न। पहला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1, और जैसा कि हम बता चुके आपको कि पिछली वीडियो में हम आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R बता चुके हैं, जहां A क्या है, भाज्य है, B भाजक है, Q आपका भागफल है, R जो है आपका शेषफल है। तो आइए शुरू कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन संख्याओं का HCF हमें ज्ञात करना है। पहले प्रश्न का पहला खंड दिया हुआ है 135 और 225, 135 तथा 225 दिया हुआ है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इनका हमें HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 135 इज लेस देन 225। 135 जो है 225 से छोटा है। अब इसलिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इनके लिए लागू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या मिलेगा हमें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर देंगे तो बड़ी संख्या को भाज्य बना लेते हैं, छोटी को भाजक बना लेते हैं। तो 225 को हम भाज्य बना लेंगे और 135 हमारा भाजक होगा। अब ये देखना होगा कि 225 में 135 की भाग दी जाएगी तो भागफल क्या मिलेगा, कितनी बार, कुल कितनी बार भाग जा सकती है, कितनी बार जाएगी। 225 है, 135 है, 135 दूनी 270 होता है, अर्थात एक बार भाग जाएगी, भागफल 1 होगा। शेषफल क्या बचेगा, 225 में से 135 घटा देंगे, कितना बचेगा, 90 बचेगा। ये 90, 225 में से 135 घटा देंगे, 90 बचेगा। अब यह प्रक्रिया हम तब तक, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि ये हमारा शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। तो अब हम आगे पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए 135 और 90 के बारे में, 135 और 90 को लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके लिखेंगे तो 135 को भाज्य बना लेंगे और 90 को भाजक बना लेंगे। तो 135 में 90 की भाग कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी। 90 कम 90 या दो बार में कितना हो जाएगा, 90 दूनी 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार भाग जाएगी। शेषफल क्या बचेगा आपका, 135 में से 90 घटा देंगे, वही आपका शेषफल मिलेगा जो कितना होगा, 45 होगा। पुनः आगे फिर यही प्रक्रिया जारी रखेंगे। अब हम भाज्य बनाएंगे 90 को, भाजक बनाएंगे 45 को। तो भागफल कितना होगा, 90 में 45 की भाग कितनी बार जा सकती है, कितनी बार जाएगी, तो 45 × 2 यानी 45 दूनी 90, दो बार भाग जाएगी। तो शेषफल क्या मिलेगा हमें, शेषफल 0 मिलेगा। जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो अंतिम जो भाजक होता है यही HCF होता है, इसलिए HCF हो गया आपका 45। तो ये रहा 135 और 225 का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में मस कह लेते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 1। हम आशा करते हैं कि अवश्य समझ में आया होगा। अब इसके 2 खंड और दिए गए हैं, उनमें भी 2-2 संख्याएं दी गई हैं। तो हम आशा करते हैं कि शेष 2 खंडों को आप अवश्य कर जाएंगे। तो हम चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 जरा देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है
यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का 240 और 228 का HCF ज्ञात करना है। बिल्कुल पहले की भांति है, तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप कर लेंगे पहले की भांति। जैसे पहला प्रश्न हुआ, पहले का पहला खंड बताया, उसी तरह ये दूसरा प्रश्न भी है। तब हम आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 को जरा देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। हाँ, इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं, तो आइए प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 3 संख्याएं इसमें दी गई हैं। एक संख्या है 92,690, एक संख्या है 92,690, दूसरी संख्या है 7,378 और तीसरी संख्या है 7,161। ये 3 संख्याएं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इनका HCF हमें ज्ञात करना है। तो पहले सबसे छोटी संख्या, इसके बाद उससे बड़ी, इसके बाद उससे बड़ी को देखिए। तो यहाँ हम देखें तो सबसे छोटी संख्या ये है हमारा 7,161। ये किससे छोटी है? पहले 2 संख्याओं को ले लेंगे तो 7,161 इज लेस देन 7,378। 7,378 से ये छोटी है। अब इन दोनों ही संख्याओं के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हमें क्या मिल जाएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 7,378 को भाज्य बना लेंगे, 7,161 को भाजक बना लेंगे। भाग कितनी बार जाएगी? देख रहे हैं 7,378 है, 7,161 है, एक बार भाग जाएगी, अर्थात भागफल 1 होगा। और शेषफल तब कितना बचेगा? इसी में से इसको घटा देंगे। 8 में से 1 गया, 7 बचेगा। 7 में से 6 गया, 1 बचेगा। और यहाँ 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, 217। यह प्रक्रिया हम तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल हमें शून्य प्राप्त न हो जाए। अब पुनः हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे 7,161 और 217 के लिए। तो 7,161 को भाज्य बना लेंगे, 217 को भाजक बना लेंगे। अब देखेंगे भागफल में क्या मिलेगा, यानी कितनी बार भाग जाएगी कुल। तो यहाँ हम देख रहे हैं 217, लगभग 200। अगर हम 200 की दृष्टि से इसे देखें और ये 7,000 देखें, 7,200, 200 का 2 जीरो काट डालिए, 7,000 का 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, यानी 70 और 2 देखिए, 70 में 2 की भाग। ऐसे मौखिक भाग हम सोचते हैं। 70 में 2 की भाग 35 बार जा सकती है। अब चूंकि 17 भी है, 35 बार अगर भाग ले जाएं तो ये 7,000 से 161 ही ज़्यादा है ना, और 17 ये ज़्यादा है। 17 अगर 35 बार जाए तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 35 के आसपास मतलब भाग जा सकती है, 34 बार जाए, 33 बार जाए। तो आइए अगर 33 बार देखते हैं तो 33 बार में देखें क्या होता है। 217 में 33 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 21, 3 कम 3 2 5, 3 दूनी 6, यहाँ मिल जाएगा 1 5 6, जोड़ देंगे 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 5 11, ये 7,161 आ गया, अर्थात 33 बार भाग जाएगी। और तब शेषफल क्या हमें मिलेगा? तब शेषफल 0 मिल जाएगा, पूरी भाग चली जा रही है। अब जब शेषफल 0 मिल जाए, जहां शेषफल 0 मिल जाए, ये प्रक्रिया अब हम रोक देते हैं। अब इसको हमें याद रखना है, 217 अंतिम भाजक हुआ 217। अब फिर से एक बार, अब 7,161 तथा और दूसरी संख्या है 92,690। अब इनके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का हम प्रयोग करें तो क्या मिलेगा? इनके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, एल्गोरिथ्म का प्रयोग अब इनके लिए हम करें तो क्या मिलेगा हमें? देखिए 92,690 को भाज्य बना लेंगे, 7,161 को भाजक बना देंगे। कितनी बार भाग जा सकती है? अब जरा मौखिक भाग सोचिए, कैसे सोचेंगे इसको? 60,000 की दृष्टि से देखिए, ये मान लीजिए 7,000 है, इसको 92,000 देखिए या 90,000 देखिए। 7,000 90,000, 7,000 90,000।
अब 7000 का क्या करिए, अगर 3 जीरो खत्म कर दें, 90,000 का भी 3 जीरो खत्म कर दें, तो 90,000 का 3 जीरो खत्म करेंगे 90 बचेगा, 7000 का 3 जीरो खत्म करेंगे 7 बचेगा, यानी 90 में 7 की भाग कितनी बार जा सकती है, cos 7 90 होता है, cos 7 लगभग 90 हो जाए ना, 90 से कम ही रहे, तो 13 7 91 होता है, 12 7 84 होता है। 13 बार में देखना तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 बार में ज़्यादा हो जाएगा, यानी 12 या 13 बार भाग जा सकती है। तो 12 से देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 12 से देख लीजिए, फिर 13 से भी देख लिया जाएगा। अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो कितना होगा, 12 कम 12 होगा, 12 छक 72 1 73 होगा, अब 12 कम 12 7 19 हो जाएगा, हासिल 1, 12 7 84 1 85 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 13 बार में करेंगे तो शायद ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 बार भाग जाएगी। अब इसको माइनस कर लेते हैं, शेषफल कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, यहाँ 8 में से 3 गया 5 होगा, और यहाँ 16 में से 9 गया 7 बचेगा, और यहाँ 11 में से 5 गया 6 बचेगा, अर्थात 6758 ये हमारा शेषफल हो जाएगा। अब आगे पुनः हम यही प्रक्रिया जारी रखेंगे, तो फिर अब 7161 और 6758 के लिए फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लागू करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, 7161 को भाज्य बना देंगे और 6758 को भाजक बना लेंगे। कितनी बार भाग जाएगी ये 7000 6000, एक बार भाग जाएगी, गुणे 1 कर देंगे, शेषफल तब कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 11 में से 8 गया 3 बचेगा, यहाँ 5 में से 5 गया 0 बचेगा, और यहाँ 11 में से 7 गया आपका 4 बचेगा, ये 6 में से 6 गया 0 बचेगा, यानी शेषफल 403। पुनः यही प्रक्रिया जारी रखना है, कब तक, जब तक कि शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। तो अब हम भाजक बनाएंगे 403 को और भाज्य बनाएंगे 6758 को। अब 6758 में 403 की भाग कितनी बार जा सकती है, टोटल कुल कितनी बार, यानी भागफल में क्या प्राप्त होगा हमें, तो ये 400 अगर माने इसको 6700 माने, तो 100 खत्म करिए, 67 और 4 से भाग 67 में कई बार जा सकती है, 4 17 ही 68 होता है, 17 बार तो नहीं जा सकती है, 16 बार जा सकती है। आइए 16 बार भाग ले जा रहे हैं, तो 16 बार भाग ले जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 3 48 और 16 चौको 64, इतना होगा। शेषफल कितना बचेगा हमारा, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 4 गया 1, और 7 में से 4 गया 3, 310 हमारा शेषफल बच जाएगा। अब पुनः आगे यही प्रक्रिया जारी रखेंगे, पुनः फिर अब क्या करेंगे, 403 को बना लेंगे भाज्य और 310 को भाजक। तो 403 में 310 से भाग कितनी बार जाएगी, एक बार भाग जाएगी, यानी गुणे 1। अब प्लस शेषफल कितना बचेगा, 403 में से 310 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, देखिए 3 में से 0 गया 3 बच गया, और यहाँ 10 में से 1 गया 9 बच जाएगा, अर्थात 93 बचेगा। पुनः प्रक्रिया जारी रखेंगे, तो फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, तो क्या मिलेगा, अब 310 को भाज्य बना लेना है, 93 को भाजक बना देंगे। कितनी बार भाग जा सकती है 310 में 93 से, 3 बार जाएगी, तो 3 बार में कितना हो जाएगा, 3 तिली के 9, 3 9 27, 279 हो जाएगा। 310 से 279 घटाएंगे तो शेष कितना बच जाएगा, 31 ये शेष बच जाएगा। पुनः प्रक्रिया जारी रखेंगे। आइए यहाँ देख लीजिए, पुनः प्रक्रिया जारी रखना है हमें आगे, तो क्या करेंगे, अब हम 93 को भाज्य बना लेंगे, 93 को भाज्य बना लेंगे और 31 को भाजक बना लेंगे। तो 93 में 31 से भाग कितनी बार जाएगी, 31 तिहाई 93 होता है, 3 बार भाग जाएगी। अब शेषफल क्या बचेगा, 0 मिलेगा।
तो शेषफल 0 मिल जाए, प्रक्रिया को स्टॉप कर देंगे। अब अंतिम भाजक हमारा मिला 31। अब यहाँ का जो अंतिम भाजक है पहले वाला हमारा है 217। यदि ये दोनों भाजक सेम होते तो यही मौसा हो जाता, लेकिन सेम नहीं है, इसलिए हम आगे अब क्या करेंगे, इन दोनों के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तब हमें क्या मिलेगा, अब 31 तथा 217, 31 और 217 के लिए किसका प्रयोग कर लेना है, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर लेना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या मिलेगा, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से क्या मिल जाएगा, हमें 217 को भाज्य बना लेंगे और 31 को भाजक बना लेंगे। तो कितनी बार भाग जाएगी, जरा देखिए, मान लीजिए 30 200, 200 में 30 की भाग, यानी 20 में 3 की भाग 6 बार जा सकती है, 7 बार जा सकती है, जा सकती है। अगर 7 बार देखें तो 21 साते आपका 217 होता है, ये 7 बार भाग जाएगी, शेषफल हमारा 0 मिल जाएगा। अब बिल्कुल अंतिम भाजक, एकदम लास्ट जो भाजक है ये मिला हमें 31, इसलिए यही HCF हो जाएगा। HCF इज इक्वल टू हो गया 31, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3। अब हम आशा करते हैं कि चाहे 3 या 4 या 2 जितने भी संख्याओं का आपको HCF ज्ञात करना हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम आगे चल रहे हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 जरा देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 4 चौथा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, देखिए प्रश्न नंबर 4 लिखा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314, 306 तथा 1314 का HCF ज्ञात करना है। बिल्कुल प्रश्न नंबर 1 और 2 की भांति, अभी तीसरा भी यही था। तो हम आशा करते हैं कि ये चौथा प्रश्न आप आराम से कर लेंगे, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न भी यही है, 657 और 963 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो ये भी प्रश्न आप कर सकते हैं, बिल्कुल पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, ये 1 से लेके 5 तक के प्रश्न बिल्कुल एक ही भांति हैं। आइए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 6 भी यही है, 90 और 144 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, आसानी से कर सकते हैं। आइए चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, हाँ ये थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, NCERT का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 ये है आपका NCERT का प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल सुनिए क्या कर रहा है। सवाल में दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दिखाना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो ये आपका प्रश्न रहा। तो आइए शुरू करते हैं इसका हल। देखिए हमें ये दर्शाना है कि कोई भी विषम धन पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। तो ये हम मान ले रहे हैं ए कोई विषम पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक, माना ए कोई विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक, माना ए कोई विषम धन पूर्णांक है, तथा b बराबर 6 है। तब a और b के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तब a तथा b के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी लिख सकते हैं,
एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से क्या मिल जाएगा हमें? a बराबर मिलेगा हमें बी क्यू प्लस आर होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b के स्थान पर 6 रख देंगे तो a बराबर मिल जाएगा 6q प्लस आर, जहां 0 इज स्मॉलर इक्वल आर के एंड आर इज लेस देन 6 के। ठीक है ना। शेषफल, जहां आर शेषफल है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो इसलिए आर के संभव मान कौन कौन हो जाएंगे? आर के संभव मान हो जाएंगे आपके 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये आर के मान होंगे। आर के इन मानों को क्रमशः हम a बराबर 6q प्लस आर में रखते जाएंगे और a का मान निकालते जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें? लिखेंगे r के इन मानों को किस में रखने पर? इन मानों को क्रमशः रखना है, सभी मानों को रखेंगे क्रमशः। a बराबर 6q प्लस आर में रखने पर, r के इन मानों को क्रमशः इसमें रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्रमशः मान रखना है, एक बार 0 रखना है, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके रखना है। तो a बराबर हमें क्या मिलेगा? पहले अगर 0 रखते हैं r के स्थान पर तो a बराबर हमें मिलेगा 6q, a बराबर 6q मिलेगा। अब यहाँ 6q पर थोड़ा सा विचार करना है कि 6 सम संख्या है और q कोई भी पूर्णांक है। अब किसी भी सम संख्या का किसी पूर्णांक में गुणा करते हैं तो गुणनफल सदैव सम आता है, आप देख सकते हैं। तो 6q जो होगी ये सम संख्या होगी, ये सम है। जबकि ये क्या है? a को हम क्या माने? विषम पूर्णांक है। ये 6 जो है ये सम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है। इसका मतलब कोई भी विषम पूर्णांक 6q के रूप में नहीं हो सकता है, इस रूप में नहीं होगा। अब आइए r बराबर अगर 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 6q प्लस r की जगह 1 रख देंगे तो 6q प्लस 1 मिल जाएगा a बराबर। हाँ, अब ये देखिए ये विषम पूर्णांक होगा क्योंकि 6q सम पूर्णांक है और इसमें 1 जोड़ेंगे तो योगफल विषम पूर्णांक, ये विषम होगा। जो विषम है ये विषम है भाई, ये विषम पूर्णांक है। अब आइए r बराबर 2 रख देंगे तो क्या मिलेगा? 6q प्लस 2, ये भी सम नहीं होगा, ये तो सम होगा क्योंकि 6q सम है, 2 भी सम है, तो सम और सम का योग सम होता है। ये आपकी सम संख्या होगी, यानी सम पूर्णांक है ये सम है। और अब r बराबर 3 रख देंगे तो क्या मिलेगा? 6q प्लस 3। हाँ, ये अब विषम होगी क्योंकि 6q सम है, 3 विषम है, तो सम और विषम का योग विषम होता है। तो ये जो है हमारी विषम संख्या होगी, विषम पूर्णांक होगा, ये विषम है भाई। अब a बराबर 4 रख देंगे तो 6q प्लस 4 मिलेगा, ये भी सम होगा, ये भी सम है क्योंकि 4 सम है, 6q भी सम है, सम प्लस सम होगा। अब a बराबर r के स्थान पर 5 रख देंगे तो a बराबर मिल जाएगा हमें 6q प्लस 5। हाँ, अब ये विषम होगी, ये विषम होगी भाई, ये विषम है। अब देखिए इस विवेचन से ये हमें स्पष्ट है कि कोई भी विषम धन पूर्णांक सदैव किन किन रूपों में होता है? 6q प्लस 1 के रूप में, 6q प्लस 3 के रूप में और 6q प्लस 5 के रूप में। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें दर्शाना था। तो यहाँ लिख देंगे उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है या इससे स्पष्ट है कि कोई भी विषम धन पूर्णांक सदैव 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप में होता है। ये इस प्रकार सिद्ध हुआ, प्रूव्ड हुआ। तो ये रहा है आपका प्रश्न नंबर 7। आइए अब हम आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 को जरा देखा जाए। प्रश्न नंबर 8, 8वां सवाल देखिए। प्रश्न नंबर 8 क्या है या देखा जाए।
8वां सवाल लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है भाई, जिसमें 616 सदस्य हैं। इनको क्या करना है, इस सेना की टुकड़ी को क्या करना है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड की टीम है, बाजे की टीम है, और उनके पीछे इस सेना की टुकड़ी को चलना है, पीछे पीछे चलना है, मार्च करना है, पीछे पीछे चलना है। 32 616 क्या बताना है, दोनों समूहों को समान और संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ये समूह और ये समूह, दोनों समूहों का स्तंभ बनाना है और समान संख्या होनी चाहिए, स्तंभ की समान संख्या होनी चाहिए। ये बताया है सवाल में, ये पूछा बताना है। स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए, समान स्तंभ में मार्च करना, चाहे पंक्तियां जितनी भी हो जाएं, स्तंभ बराबर होने चाहिए। तब बताना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। स्तंभों की संख्या बताना है, तो क्या करेंगे हम, 616 और 32 का HCF ज्ञात कर लेंगे, HCF ज्ञात कर लेंगे तो स्तंभों की अधिकतम संख्या आ जाएगी जिनमें इन्हें मार्च करना है, जिनमें सदस्यों को मार्च करना आ जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं, अपने से याद कर लेंगे। अब आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 9वां प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9वां प्रश्न क्या है, लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3+1 के रूप का होता है। किसी पूर्णांक यम के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो किस रूप का होता है, 3m तथा 3m+1 के रूप का होता है। ये हमें दर्शाना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग सदैव 3m और 3m+1 के रूप का है जहाँ m एक पूर्णांक है। तो आइए शुरू करते हैं इसका हल। देखिए, हम मान लेते हैं कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना x क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। x कोई धनात्मक पूर्णांक है, यह धनात्मक पूर्णांक है x, तथा b बराबर 3 है। तब अब इस धनात्मक पूर्णांक और b बराबर 3 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम क्या लिखेंगे, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या मिल जाएगा हमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये b भाजक है और x जो है इसको भाज्य बना लेंगे, भाज्य है ये, तो x बराबर मिलेगा हमें BQ प्लस R, x बराबर BQ प्लस R मिलेगा, जहां 0 इज स्मॉलर इक्वल R एंड R इज लेस देन B। अब यहाँ B के स्थान पर क्या है, 3 है, तो चाहे तो यहीं पर 3 रख सकते हैं, नहीं तो अगली लाइन में भी रख सकते हैं। अगर यहीं रख देते हैं B के स्थान पर 3, यहाँ भी 3 रख देंगे। अब यहाँ से हमें R के संभव मान क्या मिल जाएंगे, इसलिए R के संभव मान कौन कौन R के संभव मान होंगे, R के संभावित मान कौन कौन होंगे, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। R का मान या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो 0, 1, 2 ये R का मान होगा। अब R के इन मानों को क्रमशः x बराबर 3q प्लस R में हम रख देंगे, तो क्या मिलेगा, x के कौन कौन मान हमें प्राप्त होंगे। अब लिखेंगे R के इन मानों को
इन मानों को क्रमशः रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा? x बराबर 3q प्लस r में रखने पर रख देंगे तो x के कौन कौन मान मिलेंगे? तो x बराबर हमें मिलेगा, x बराबर अगर r के स्थान पर 0 रखेंगे तो x बराबर हमें मिलेगा 3q। अब अगर r बराबर 1 रखेंगे तो हमें x बराबर मिलेगा 3q प्लस 1। अब r बराबर अगर 2 रख देंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 3q प्लस 2। ठीक है, अब इसका हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें वर्ग ही सिद्ध करना है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ m एक पूर्णांक है। तो अब इनका हम वर्ग ज्ञात करेंगे। x का वर्ग निकाला जाए, x का वर्ग ज्ञात करेंगे। इसका मतलब ये 3q का वर्ग हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, या इसी को अब हम लिख सकते हैं 3 इंटू m, या 3m लिख सकते हैं, जहां m बराबर क्या है? m बराबर हमारा है 3q स्क्वायर। अब ये 3q स्क्वायर के जगह पर हम एक पूर्णांक m ले रखे हैं। ये एक पूर्णांक होगा क्योंकि 3 पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है, तो q का वर्ग भी एक पूर्णांक ही होगा। तो ये q स्क्वायर पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक, दो पूर्णांकों का गुणनफल पूर्णांक होता है। तो ये पूर्णांक है, तो इसके स्थान पर एक हम पूर्णांक m ले लिए। अब आइए इसका वर्ग करते हैं। पुनः x का वर्ग निकाल रहा है। x स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? 3q प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, होल वर्ग कर देंगे इसका, तो हमें मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 कम 6q होगा, अब प्लस 1 का वर्ग 1 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों में अगर हम 3 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा? ब्रैकेट के अंदर यहाँ से क्या बचेगा? हाँ, यहाँ से बचेगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा 2q, अब प्लस आगे कोष्टक बंद के बाद आगे प्लस 1 है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 3m। अब इसके लिए एक पूर्णांक हम m का प्रयोग कर लेंगे। m अगर लिख लें तो ये मिल जाएगा 3m प्लस 1 मिल जाएगा, जहां m बराबर क्या है? जहां इसमें m बराबर है हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये m है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि x का जो वर्ग है, जिसे हम धनात्मक पूर्णांक माने थे, x को क्या माने थे? धनात्मक पूर्णांक माने थे, उसका वर्ग 3m के रूप में है और उसका वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में है। यही तो हमें सिद्ध करना था, तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ लिख देंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये लिखने के बाद ये आप लिख देंगे प्रूव्ड। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। तो ये रहा बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9। हम आशा करते हैं कि अवश्य समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम पुनः इसको बता सकते हैं फिर। अब आइए चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10, 10वां प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 10, 10वां सवाल देखिए क्या है। धैर्य के साथ वीडियो को देखते रहिए, पूरा वीडियो को देखिएगा। प्रश्न नंबर 10 लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ तो वर्ग था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, लेकिन अब इस सवाल में प्रश्न नंबर 10 में है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्यूब किस रूप में? 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये हमें दिखाना है। तो बिल्कुल 9वें की भांति है, बस अंतर क्या है? 9वां में वर्ग था, यहाँ पे घन है, लेकिन सवाल सेम है। फिर भी आइए शुरू करते हैं। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल 9वें की भांति है,
माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर हमारा 9 है, b बराबर 9, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या मिल जाएगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें मिलेगा x बराबर 9q प्लस r, जहाँ 0 इज स्मॉलर इक्वल r एंड r इज लेस देन 9। इसलिए r के संभव मान कौन कौन हो जाएंगे? r का मान कौन कौन हो जाएगा? r के संभव मान हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये r के संभव मान होंगे, 9 से छोटे होंगे, 0 से लेकर के 8 तक। अब r के इन मानों को क्रमशः इसमें रखते जाएंगे तो x के मान मिलेंगे और उनका हम घन भी करते जाएंगे। चलिए, मान भी रखते चल रहे हैं और साथ साथ घन भी करते चल रहे हैं, तो क्या मिलेगा? अगर इसमें r बराबर 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 9q, x बराबर 9q मिलेगा। आइए अब इसी का हम घन कर दे रहे हैं, अब इसका अगर घन करेंगे तो घन करने पर हमें क्या मिलेगा? घन करने पर हमें मिलेगा x क्यूब बराबर 9q का घन। अब 9q का घन कितना होगा? 9 81 9 729 होता है, तो ये 9 का घन 729 और q का घन q पर 3 घात हो जाएगा, 729 क्यूब हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणते 81 q पर घात 3, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये एक पूर्णांक है, अब इसके स्थान पर अगर हम पूर्णांक यम ले लें तो इसे हम लिख सकते हैं 9m के रूप में। ये 9m हो गया, देखिए जो दिया था 9m, जहाँ m बराबर क्या है हमारा? जहाँ m बराबर है 81 q पर 3 घात। अभी तो r का मान हम 0 रखे थे इसमें, अब r के स्थान पर 1 रख करके पुनः इसका हम घन करने जा रहे हैं। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 9q प्लस 1 हो जाएगा, r के स्थान पर 1 रख देंगे तो। अब इसका भी घन कर लेते हैं, अब इसका घन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? घन करने पर x घन बराबर ये मिलेगा 9q प्लस 1 होल का घन होगा। होल का घन करेंगे तो ये क्या मिलेगा? देखिए, a प्लस बी होल का घन है a घन प्लस b घन प्लस 3ab कोष्टक में प्लस b होता है, तो 9q का घन करेंगे तो ये हो जाएगा 729 q पर 3 घात प्लस 1 का घन 1 होगा प्लस 3 गुणे 9q गुणे 1, तो 3 9 27 q एकम 27 q होगा। 3ab करेंगे तो 27 q मिलेगा। अब ब्रैकेट में 9q प्लस 1 होगा। अब ये बराबर क्या हो जाएगा? 729 q पर घात 3 प्लस 1 प्लस 27 q का इसमें गुणा कर देंगे, 27 9 कितना हो जाएगा? 9 7 63, 9 दूनी 18 6 24 243 हो जाएगा और q स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 27 q हो जाएगा। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 729 q पर 3 घात प्लस 243 q स्क्वायर प्लस 27 q प्लस 1। अब इसमें अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें अगर 9 हम कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा 81 q पर 3 घात प्लस यहाँ 9 की अगर भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा? 9 दूनी 18, 9 7 63, ये 27 मिल जाएगा, q स्क्वायर मिलेगा। यहाँ 9 से भाग दे देंगे तो ये 3q मिल जाएगा, ब्रैकेट बंद और आगे प्लस
1। अब इसको अगर हम एक पूर्णांक, ये पूर्ण संख्या होगी क्योंकि ये सारे के सारे पूर्णांक हैं, योगफल पूर्णांक होगा। अब इनके स्थान पर अगर पूर्णांक हम यम ले लें तो ये हो जाएगा हमारा 9m + 1, जहां m बराबर क्या है, यम किसके बराबर है, यम बराबर है 81q/3 प्लस 27q² प्लस 3q। तो यहाँ हम देख रहे हैं यक्स का जो घन है ये 9m + 1 के रूप में है, यक्स का जो घन है वो 9m के रूप में है। अब एक और बचा है, अब हमें ये दिखा देना है कि यक्स का जो घन होगा वो 9m + 8 के रूप में भी होगा। तो हम आशा करते हैं कि अब आगे आप खुद कर सकते हैं। अब अगर r का मान हम यहाँ 2 रख दें, 2 रख देंगे अगर इसमें, और फिर इसके दोनों पक्षों का घन करेंगे तो 2 यहाँ है तो 2 का घन 8 मिलेगा। तो यही प्रक्रिया आगे जारी रखेंगे तो हमें मिल जाएगा x³ बराबर 9m + 8, x³ बराबर 9m + 8 मिल जाएगा हमें। इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि इसके आगे अब प्रश्न का शेष भाग जो है, शेष हल आप खुद कर सकते हैं। अगर इसके बाद आगे का नहीं आता है तो अगली वीडियो में हम जरूर आपको बताएंगे, कमेंट में यदि आप बताते हैं तो। अब चलते हैं आगे, आइए प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है, 11वां प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ये बिल्कुल प्रश्न नंबर 1 से लेकर के जो 6 थे, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक उसी की भांति है। तो हम आशा करते हैं कि प्रश्न नंबर 11 आप स्वयं कर जाएंगे। 11वां प्रश्न आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। लिखा है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। प्रश्न नंबर 12, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो बच्चों अभी जो हम बताए हैं आपको प्रश्न नंबर 9, उसमें भी ऐसा ही प्रश्न था कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल प्रश्न नंबर 9 की भांति है, 9वें की भांति है ये प्रश्न। तो हम आशा करते हैं कि आप इसका हल स्वयं निकाल लेंगे, इस प्रश्न को आप स्वयं हल करेंगे। यदि नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, अगली वीडियो में इसका हल हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। हम आशा करते हैं कि आराम से आप कर सकते हैं। मान लेंगे a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 4 मान लेंगे, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे a और b के लिए। तो a बराबर क्या लिखेंगे, 4q + r लिखेंगे, जहां 0 इज स्मॉलर इक्वल r एंड r इज लेस देन 4 होगा। इसलिए r के संभावित मान क्या हो जाएंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। r के इन मानों को क्रमशः इसमें रख देंगे। तो a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर मिल जाएगा 4q, 0 रखेंगे तो। अब अगर 1 रखते हैं तो a बराबर हमें मिल जाएगा 4q + 1 मिल जाएगा, ऐसे मिलेंगे। अभी तुरंत इनका वर्ग, हाँ एक चीज, ये हम धनात्मक पूर्णांक a के स्थान पर x भी मान सकते हैं, x भी ले सकते हैं। तो वर्ग करेंगे, अब x बराबर ये हो गया r बराबर 0 रखने पर। अब इसका वर्ग कर दीजिए, यहीं तुरंत वर्ग निकाल लीजिए। वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 16q² होगा ना। अब 16q² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × 4q² लिख सकते हैं। अब बराबर ये 4q² एक पूर्णांक होगा। इसके लिए अगर पूर्णांक हम q ले लें, पूर्णांक, हाँ एक चीज यहाँ पर आप यम भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे यम दिखा सकते हैं आप,
यहाँ m दिखा सकते हैं 4m प्लस r। अब यहाँ m होगा, अब इसके लिए हम पूर्णांक q ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4q, अर्थात x स्क्वायर जो होगा वो 4q के रूप का होगा। तो हम आशा करते हैं कि इस प्रश्न को आप करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है? लिखा है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात करना। ये तो बिल्कुल प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 की भांति है। ये भी प्रश्न नंबर 13 आराम से कर सकते हैं। इस प्रश्न को आप स्वयं कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, आराम से कर लेना चाहिए, आराम से कर सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। लिखा है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या का मतलब वही HCF ज्ञात कीजिए जिससे 398 और लिखा है 436 और लिखा है 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 542 को भाग दिया जाए, इन तीनों संख्याओं को भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः कितना बचाना है, कितना बच रहा है? लिखा है 7, 11, 15। शेषफल 7 बच रहा है, 11 बच रहा है और 15 बच रहा है, शेषफल बच रहे हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें बताना है जिनसे इन तीनों संख्याओं को भाग दिया जाए तो शेषफल 7, 11 और 15 बच रहा है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? क्या करना होगा? तो सबसे पहले हम 398 में से 7 घटा देंगे, 436 में से 11 घटा लेंगे, 542 में से 15 घटा लेंगे, घटा करके इन संख्याओं को लिख लेंगे कितना कितना बचेगा। ये 7 घटा देंगे तो 391 बच जाएगा। 11 निकाल देंगे, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, ये 425 बच जाएगा। ठीक है, और इसमें से 15 घटा देंगे, 12 में से 5 गया 7 बचा और यहाँ 3 में से 1 गया 2 बच गया, 527 बच गया। अब इन तीनों संख्याओं का क्या निकाल देंगे? HCF निकाल देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हम आशा करते हैं कि इन तीनों संख्याओं का HCF निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से HCF निकाल सकते हैं। जो HCF आएगा वही बड़ी से बड़ी वह संख्या होगी, वही उत्तर हो जाएगा आपका। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 14। इस प्रश्नावली का और साथ ही साथ इस वीडियो का भी अंतिम सवाल होगा प्रश्न नंबर 15। अंतिम प्रश्न है प्रश्नावली का और हमारे वीडियो का भी ये लास्ट सवाल होगा। आइए प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। लिखा है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2053 और 967 को भाग दें तो शेषफल 5 और 7 प्राप्त हो। ये तो बिल्कुल प्रश्न नंबर 14वें की भांति है, बिल्कुल प्रश्न नंबर 14वां ही है, 14वें की भांति है। तो आराम से कर सकते हैं इसको भी। इस प्रकार ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई और साथ ही साथ यहीं से हमारी वीडियो का भी अंत होता है। बस तो आज की वीडियो बच्चों यहीं तक। अगली वीडियो में फिर हमारी मुलाकात आपसे होगी। इसके आगे अब क्या होगा अगली वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे। इंतजार करते रहिएगा अगली वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।